of electric field by a vector, that is called electric field intensity. Or electric field intensity में I have told that E can be represented by exactly limit Q naught tends to 0, force on Q naught divided by Q naught. ये specific definition थी electric field की, and it can be represented by arrow. So first let us see representation of some specific electric fields. Electric field due to point charge. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है Q, तो मैं इस डिस्टेंस पे, दिस इज डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस है 2R, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूं पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे अगर इतना बड़ा एरो है तो 2R डिस्टेंस पे एरो की लेंथ छोटी हो जाएगी, दैट मीन्स 1/4 रह जाएगा इसका, दैट मीन्स द एरो लेंथ विल बी स्मॉल. तो यहाँ पे एरो की लेंथ हो जाएगी 1/4. तो हमने यहां से सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस ली है R, और सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस ली है हम लोगों ने 2R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स पे, दैट इज R डिस्टेंस अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K, that is 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square R cap वेक्टर फॉर्म में. और अगर मैं 2R पे लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R तो ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2R पे हो जाएगा K Q बाई 2R का होल स्क्वायर R cap. That means we can say that electric field at 2R distance is equal to, इसको मैं लिख सकता हूं K Q बाई 4R स्क्वायर R cap. That is 1/4 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R का 1/4. That is why अगर R को मैं L लेंथ से डिनोट कर रहा हूं एरो से, तो 2R को मैं L/4 लेंथ के एरो से डिनोट करूं. इज इट क्लियर? तो इस एरो की लेंथ है L और इस एरो की लेंथ है L/4. ठीक है मेरी बात? इज इट क्लियर? लेंथ ऑफ द एरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर. द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. L is the length of arrow. तो बेसिकली अगर मैं इसको सपोज से 40 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहा हूं, 40 सेंटीमीटर के एरो से, तो E/2R को मैं 10 सेंटीमीटर के एरो से डिनोट करूं. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? दिस इज द नेगेटिव चार्ज, तो अगेन एट आर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया से 2r, यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस इज r, और यहां से लेके सेंटर से यहां तक दिस डिस्टेंस इज 2r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ ऐसी है r डिस्टेंस पे इनवर्ड, तो r/2 पे 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी और एरो विल बी स्मॉल। यस, so this is the representation, electric field representation of a positive charge, and this is the electric field representation of a negative charge. Again, the length of the arrow is proportional to the magnitude of electric field. जहां electric field ज्यादा वहां arrow की लंबाई ज्यादा, और जहां electric field कम वहां arrow की लंबाई कम. So over here length is L/4 and the length of this arrow is L. So this is for negative charge, negative point charge. I guess it is clear. Just raise your hand if this is clear. Only 1, 2, 3, 4. आतिश्य, क्या प्रॉब्लम है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था आतिश्य कि हाँ, नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर विल बी इक्वल टू के माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर की? दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड, एंड माइनस आर कैप विल बी द डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां चार्ज रखता हूं तो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड ना, ये इस तरफ आर कैप है तो माइनस आर कैप की तरफ हो जाएगी कि नहीं डायरेक्शन? इज इट क्लियर आतिश्य? ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूं कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस है कि वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और वो केवल चार्जेस एट रेस्ट के लिए वैलिड है। तो वी कैन से दैट इन नेचर charge is always distributed over bodies. नेचर में चार्ज हमेशा हमको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ charge distribution. First one is linear, second is superficial या फिर एरिया, एंड इसको हम लोग सरफेस भी बोलते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज वॉल्यूम।
तो लीनियर में बोल रहा हूं, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ वायर, एक वायर पे चार्ज दे दें, सुपरफिशियल या सरफेस चार्ज हम तब बोलेंगे व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ शीट, प्लेन शीट पे चार्ज दे दें, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे लाइक व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। तो ये तीन तरीके की स्पेसिफिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज। लीनियर के कॉरस्पॉन्डिंग हम हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। तो जनरली सपोज से एक वायर है हमारे पास, और इस वायर के ऊपर मैं अगर कोई चार्ज दे देता हूं, पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं इस वायर के ऊपर Q, तो वो चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इस पे। और मैं इसका छोटा सा एरिया अगर लेता हूं वायर का, कहीं भी ले लेता हूं छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट ले लेता हूं मैं, दिस एलिमेंट इज dl, और सिर्फ इतने पार्ट पे अगर मैं देखूं चार्ज कितना है, तो इतने पार्ट के ऊपर अगर चार्ज है dq, देन lambda विल बी डिफाइंड एज dq by dl। नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा अंश का, इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वायर कर्व्ड है। यूनिफॉर्म कर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब वायर स्ट्रेट हो जाए। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लेमडा की? चार्ज की कूलम और लेंथ की मीटर, सो इट्स यूनिट विल बी कूलम पर मीटर। दूसरी डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज को हम सरफेस पे दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज दे दिया, वो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पे। और मैं इसका छोटा सा एरिया लेता हूं, हाँ नॉन यूनिफॉर्म, यहां भी नॉन यूनिफॉर्म, मैं ये छोटा सा एरिया लेता हूं, लेट दिस एरिया बी डी ए, और इस पे चार्ज जो है वो मैं ले लेता हूं डी क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंड दैट विल बी डी क्यू बाई डी ए। और यहां पर यूनिट हो जाएगी चार्ज की कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पर यूनिट एरिया है। एंड लास्ट देयर इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में सपोज से ये हमारा एक इर्रेगुलर वॉल्यूम है, मैं इसके अंदर एक छोटा सा कोई भी वॉल्यूम ले लेता हूं, लेट्स से मैं यहां ले लेता हूं, दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक क्यूब छोटा सा, और इसको क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे पे,
पूरे में, अंदर भी और बाहर भी, सिर्फ ऊपर नहीं अंदर भी। तो मैं सिर्फ इस छोटे से क्यूब के अंदर कितना चार्ज है इसको मैं ले लेता हूं डी क्यू, और इस छोटे से वॉल्यूम को, क्यूब का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैं ले लेता हूं डीवी। तो सरफेस चार्ज डेंस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी डी क्यू बाई डीवी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी यूनिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो चार्ज जनरली इन तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या तो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या फिर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और या फिर वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां तक क्लियर है, देन वी शुड मूव ऑन। ओके, तो अब देखते हैं लीनियर वाला रीड करूं। लीनियर वाला जैसे वायर पे एक चार्ज दे दिया, अभी दोबारा लेते हैं हम। तो सिंपली सिंपली हम अगर ये देखें कि चार्ज गिवन टू एनी बॉडी tries to redistribute on the body। हम किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज देते हैं तो वो चार्ज अपने आप को फैला लेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड redistribution is such that the charges are as far away from each other as possible। तो मैं जब भी किसी बॉडी को चार्ज दूंगा तो सेम चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए मैंने तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। तो चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करेगा कि सारा चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी जो हो सकती है उस दूरी पे आ जाए। एंड देयर इज अ लॉ विच सेज दैट density of charge is inversely proportional to local radius of curvature। ये एक लॉ है जिसके हिसाब से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेट्स से मैं एक बॉडी ले लेता हूं इस शेप की, ये शेप है इस बॉडी की। ये वायर भी हो सकता है, सक्षम ध्यान से समझना, ये वायर भी हो सकता है या कोई और भी एक सरफेस भी हो सकता है। मैं इसको एक चार्ज देता हूं, इस पर मैं क्यू चार्ज देता हूं, तो वो क्यू चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेगा मैं इसको समझाऊंगा। मैं इसके ऊपर छोटे छोटे लेंथ ले लेता हूं, मैं इसको एल लेंथ में डिवाइड कर लेता हूं, छोटा डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, डीएल, डीएल एंड डीएल। हाँ हाँ, वायर ले सकते हो या सरफेस ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, इधर सरफेस और वायर। सरफेस ले लेते हैं और वायर ले लेते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, वायर और सरफेस। वायर मान लो, हाँ नहीं, पर सरफेस अगर लेंगे तो सरफेस अगर लेंगे तो हम एक साइड से देखेंगे तो हम उस जगह पर उसको
डिवाइड कर सकते हैं ना वन साइडेड व्यू से, टू डायमेंशनली। हाँ हाँ हाँ। तो हम अगर सरफेस ले रहे हैं तो 2D व्यू लेते हैं एक तरफ से। तो ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैंने डीएल ले लिया, ये मैंने ले लिया छोटा सा ए लेंथ, ये सारे डीएल हैं। दिस इज ऑल्सो डीएल, दिस इज ऑल्सो डीएल। मैं इसको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब हर सेगमेंट का मैं लोकल एरिया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब अगर मैं यहां पर इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो ये सर्कल इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस जगह पर इस सर्कल को कंप्लीट करूं तो ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मतलब इस जगह पे इस वाले पार्ट का, मैं पहले ये वाला पार्ट लेता हूं, इस वाले पार्ट का सर्कल ऐसा बनेगा बड़ा आर्क। तो इसका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर में लेता हूं R2, और यहां पे इस वाले पार्ट का सर्कल इस साइज का बनेगा, इसका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेता हूं मैं R1। हाँ, सारे इक्वल है। नहीं, इक्वल क्यों आएगा? यहां से लेकिन लेंथ सेम है ये वाली, लेकिन ये मुड़ा हुआ ज्यादा है और इस जगह पर उतना मुड़ा हुआ नहीं है ना? तो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिफरेंट है। तो जहां पर लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन सिग्मा और लेमडा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखना। जहां लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर चार्ज आएगा ज्यादा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पे पास पास, और यहां पर पॉजिटिव दूर दूर। यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। और अगर फ्लैट सरफेस हो जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट charge is accumulated at sharp edge of objects। जो नुकीले एरिया होते हैं वहां से हमको डिस्चार्ज होता हुआ स्पार्किंग ज्यादा दिखती है, फ्लैट सरफेसेस से स्पार्किंग होती हुई कम दिखती है। क्यों? क्योंकि जो नुकीले एरिया होते हैं वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसलिए वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इज इट क्लियर? Accumulated। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए ही वैलिड है, ये एक्यूमुलेटेड लिखा हुआ है। तो अगर मैं वायर ये लेता हूं, अब सक्षम मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं लीनियर वाला। अगर मैं वायर ये देता हूं तो इस जगह से लेके इस जगह तक और इस जगह तक, मैं इस जगह पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ले लेता हूं। दिस इज द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस जगह पर अगर मैं देखूं तो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ा होगा, बड़ा सर्कल बनेगा।
तो इस वाले एरिया के लिए सर्कल हमारा बड़ा और इस जगह पर सर्कल हमारा छोटा, तो इसका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और इसका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस जगह पर ज्यादा होगा और इस जगह पर कम होगा, ठीक है। एंड इफ द वायर गेट्स स्ट्रेट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स इनफाइनाइट और चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन लैम्डा विल बी इक्वल टू Q बाई L हो जाएगा। और अगर फ्लैट शीट हो जाए, जैसे ये फ्लैट वायर है, स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट शीट अगर हो जाए, दिस इज स्ट्रेट शीट, तो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इस केस में सिग्मा विल बी इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा। आई गेस इट इज क्लियर, जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ हम इन बॉडीज के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सो देयर इज अ प्रिंसिपल that is applicable to Coulomb's law as well as the electric field, that is called principle of superposition. Principle of superposition for electrostatic forces. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो के लिए वैलिड होता है। ए, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का मतलब क्या है, सपोज से हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, और एक ये चार्ज है Q0, और मेरे को इन सब चार्जेस की वजह से इस Q0 चार्ज पे फोर्स पता लगानी है। तो ये हो जाएगा R1, ये R2, ये R3 एंड डॉट 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 दिस विल बी Rn। तो मैं सारी फोर्सेस लूंगा, दिस विल बी सपोज से Q0 इज नेगेटिव और पॉजिटिव वॉट एवर इट इज, हम नेगेटिव ले लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी रिप्रेजेंटेशन में। F1, F2, F3 and Fn. So the net force F will be vector sum I is equal to 1 to n of all the forces। मैं सारी फोर्सेस को जो ith फोर्सेस हैं इन सबका वेक्टर सम कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यही प्रिंसिपल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वैलिड है। यहां डिस्क्रीट चार्ज का मतलब पॉइंट चार्जेस हैं अलग अलग, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सपोज से ये एक वायर है और यहां पर एक Q0 चार्ज है, इस वायर पे Q चार्ज दिया हुआ है, तो मैं किसी भी जगह पर इस पे छोटा सा एलिमेंट लूंगा और ये मैं डिस्टेंस ले लूंगा,
दिस इज डिस्टेंस r, और इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो जाएगा dq, एंड dq विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पे होगा लेमडा इंटू dl, इसकी लेंथ ले ली हमने dl, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा dq, दैट विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू dl। और dl क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए मैं इसको पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम कर सकता हूं, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं क्यू नॉट पे फोर्स निकाल सकता हूं। सो फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू के डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये डीएफ फोर्स हो जाएगी। और मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूं तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं डीएफ क्यू नॉट को, दैट इज के क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/r² डी क्यू आर कैप, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई कूलम्स लॉ टू नॉर्मल बॉडीज। जो नेचुरल बॉडी है जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां हम कूलम्स लॉ को इस तरीके से अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज अगेन कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लिमिट जो लगती है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट होता है। लिमिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फिनोमिना, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है। बेसिक प्रिंसिपल है कि पहले छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे उस बॉडी का, उस टुकड़े पे देख लेंगे चार्ज कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी से। एक बार हमें पता लग गया कि इस छोटे से पॉइंट पर चार्ज इतना है, तो उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे जिस पे भी निकालनी है, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे अपर लिमिट से लेके लोअर लिमिट तक। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इज इट क्लियर? हाँ, दोनों के लिए कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी कर सकते हैं और यूनिफॉर्म के लिए भी कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इतना। ओके, एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन मैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए अगर बात करूं, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालनी है तो मैं हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे। सो इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर एडिशन। यहां पर भी ये वेक्टर एडिशन है, एंड ओवर हियर आल्सो इट इज अ वेक्टर एडिशन। तो मैं सबका वेक्टर एडिशन कर सकता हूं। और अगेन कंटिन्यूअस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं इंटीग्रेशन वाले का, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए सबको कि हम इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। तो जो जनरल एक हमारे सिलेबस में है, दैट इज, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो मैं एक रिंग ले लेता हूं,
दिस इज अ रिंग, और इस रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट सपोज से। तो इट इज अ वेरी थिन रिंग, तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगभग लीनियर मान सकता हूं। तो इस पे अगर मैं क्यू चार्ज देता हूं एंड प्रोवाइडेड द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज कैपिटल आर, और मैं एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इससे, इसके एक्सिस पे। ये 3 डायमेंशनल है, ये वाला पार्ट पीछे है और ये वाला पार्ट आगे है। तो 3 डायमेंशनली मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करना चाहता हूं। इज द डायग्राम क्लियर? तो ये क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पे। यस, तो सिंस रिंग इज थिन, so we can assume charge distribution as linear। तो मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लूंगा Q डिवाइडेड बाई इसका सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल। ये हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। यस, इज इट क्लियर यहां तक? तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं कूलम्स लॉ तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली नहीं लगा सकता हूँ इस पे, पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो मैंने बताया। मैं यहां से यहां तक का छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा। ये इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर मैं चार्ज ले लेता हूं dq, और dq की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेमडा इंटू dl। दिस विल बी द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब ये छोटा सा एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, कैन बी टेकन एज पॉइंट चार्ज बिकॉज dl इज स्मॉल। क्योंकि dl बहुत छोटा है, इसलिए मैं इस dq को पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम कर सकता हूं, और मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सिंस dq
इज अ स्मॉल चार्ज, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ले लेता हूं आर, वेक्टर आर, तो ये वाला हो जाएगा डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन विल बी आर कैप की डायरेक्शन। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस तरफ डीई। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डीई, और ये डिस्टेंस आर विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ये आर है कैपिटल और ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज इट क्लियर यहां तक? अब मैं ये एंगल ले लेता हूं थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, और डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीई विल बी इक्वल टू के, इसका चार्ज है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कौन सी होगी डीई की? आर कैप डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डीई को लिख सकता हूं, डीई विल बी इक्वल टू के, डी क्यू को लिख सकता हूं लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, के रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ यही रह जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन है आर कैप, तो इट इज अ वेक्टर। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं। मैंने क्या बताया था कि हम एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन वेक्टर इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट E वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वेक्टर एडिशन है, इसलिए यहां पर मैं अलग अलग एलिमेंट अगर लूंगा, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिया और मैं ऐसा ही एलिमेंट अगर मैं यहां लेता हूं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, है ना? तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, यस और नो? तो मैं सिंपली ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता इसे, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा डीई को दो कंपोनेंट में। तो मैं डीई को ब्रेक कर लेता हूं दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका इस तरफ, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ। इस तरफ वाला हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और इस तरफ वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा। डायरेक्शन को कैसे फिर ऐड करोगे? इंटीग्रेशन में वो ऐड तो हो जाएगा, पर डायरेक्शन भी करनी है ना हमें। एक ही डायरेक्शन में जितने होंगे उसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन में? तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस तो हो गई डीई कॉस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस हो गई डीई साइन थीटा। ठीक है, तो मैं ओवरऑल इंटीग्रेशन इसका ले सकता हूं, व्हाट इट विल कम आउट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to integration of electric field along x-axis plus integration of all the electric field along y-axis। ठीक है, अब इसमें जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं वो
पूरे लूप के लिए करूंगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा आई कैप प्लस इंटीग्रेशन डी साइन थीटा जे कैप, एक्स एक्सेस की तरफ आई कैप और वाई एक्सेस की तरफ जे कैप। ये मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये वाला आई कैप की तरफ और ये वाला जे कैप की तरफ। सही है। और मैं डीई की वैल्यू इनमें दोनों में पुट कर सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन के लेमडा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई कैप प्लस इंटीग्रेशन के लेमडा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई कैप की यहां पर कॉस थीटा रह गया, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप। यहां तक ठीक है। मैंने डीई की वैल्यू डाल दी यहां पे, डीई की वैल्यू जो यहां पर है ये मैंने यहां डाल दी। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, डीएल कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डीएल नहीं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले लूंगा, के लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी को अंदर रहने देते हैं, इंटीग्रेशन डीएल कॉस थीटा आई कैप प्लस इंटीग्रेशन डीएल साइन थीटा जे कैप। सही है। लेमडा कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कहीं पर भी ले लूं मैं डीएल, ये डीएल मैं यहां लूं या मैं यहां लूं, ना तो एक्स चेंज होगा, एक्स भी वही रहेगा, और स्पेसिफिकली अगर देखें तो थीटा भी चेंज नहीं होगा, थीटा भी सेम ही रहेगा, कहीं पर भी ले लो डीएल। यहां ले लूं मैं अगर डीएल तो देखना ये डिस्टेंस तो वही रहेगी, आर भी सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, और ये थीटा भी सेम रहेगा, उतना ही आएगा थीटा। थ्री डायमेंशनल है, कोन की तरह, एक कोनिक स्ट्रक्चर है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन इफ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कहां से कहां तक करूंगा मैं डीएल का? मैं पूरे के लिए करूंगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं के लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 0 अगर मैं क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो। कैसे समझना, मैं क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये मेरी लूप है, रिंग, मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहां पे और एक एलिमेंट ले लिया यहां पे, एक डीएल ले लिया मैंने यहां पे और एक डीएल ले लिया मैंने यहां पे। इस वाले डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस वाले डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। डीई और डीई, डीई की वैल्यू दोनों इसमें सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, और ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो डीई की वैल्यू तो सेम होंगी दोनों की।
होंगी ना? और मैं इसका कंपोनेंट अगर निकालता हूं डीई का, तो एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट आ जाएगा सारा इस तरफ, ये हो गया डीई कॉस थीटा। इस वाले का भी डीई कॉस थीटा इधर आ गया, इस वाले का भी डीई कॉस थीटा इधर आ गया। तो बेसिकली 2 डीई कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं इस तरफ के कंपोनेंट को। और इसका वाई कंपोनेंट इधर जाएगा और इस वाले का वाई कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये डीई साइन थीटा और ये भी डीई साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट है एक दूसरे के। ये वाला और ये वाला, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, डीई साइन थीटा, है ना? तो दैट मीन्स डीई साइन थीटा वाला जितना भी हमारा पार्ट होगा, वो सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, डीएल साइन थीटा जे कैप विल बी 0 ड्यू टू सिमेट्री। तो सिर्फ रह जाएगा डीएल कॉस थीटा वाला पार्ट। यस, तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, डायरेक्शन आई कैप रहेगी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्लोज लूप आई कैप के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालें वो आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। और डीएल, ये सारे छोटे 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 एलिमेंट अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका सरकमफेरेंस बनेगा रिंग का, दैट इज इक्वल टू 2πr, एंड डायरेक्शन विल बी आई कैप। यही आएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के, और लेमडा इंटू 2πr को मैं लिख सकता हूं डीक्यू, सॉरी क्यू, टोटल चार्ज, लेमडा इंटू 2πr विल बी इक्वल टू क्यू, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आई कैप, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो बेसिकली मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया है और इंटीग्रेट किया है इसको निकालने के लिए। सो इज इट क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं रिंग लूंगा और यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा इस रिंग के इधर, तो इस पे इस तरफ फोर्स लगेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो फोर्स इस तरफ लगेगी। इज इट क्लियर? एवरीवन just raise your hand if it is clear. Okay, अब देखना, if a minus q naught charge is kept at a distance x from a charged ring, what kind of motion will it show? तो अल्टीमेटली हमने एक चार्ज रिंग ले ली है, ये चार्ज रिंग है, इसका रेडियस कैपिटल आर है,
और इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स रिंग होगा मोशन, और इस पे प्लस Q चार्ज है, और x डिस्टेंस पे मैंने माइनस Q0 चार्ज रखा हुआ है। तो इस जगह पर मैं फोर्स निकालूंगा इस चार्ज के ऊपर, तो फोर्स इस तरफ आएगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स Q0, and force will be equal to Q0 into the electric field at this point। और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी अभी निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो फोर्स इसके ऊपर कितनी हो जाएगी? फोर्स विल बी इक्वल टू K Q0 X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये फोर्स हो जाएगी। और अगर इस चार्ज का मास m है तो ये फोर्स इसको एसेलरेट करेगी इस तरफ। तो मैं लिख सकता हूं F विल बी इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। दैट मींस एसेलरेशन विल बी इक्वल टू K Q0 X अपॉन m एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। दिस विल बी द एसेलरेशन इन दैट। हाँ, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का मतलब दिस इज एक्स कैप, और फोर्स लगेगी इस तरफ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अगर मैं, ये तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है ना, मैं डायरेक्शन लिखूंगा तब आएगा ना माइनस। और अगर 11th क्लास का चैप्टर, अब ये क्या होगा, देखो ये मास यहां से यहां जाएगा और फिर इस जगह पहुंचने के बाद में यहां से शूट आउट हो जाएगा इस तरफ, यहां आ जाएगा, और फिर जब ये इस तरफ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, और फिर ये वापस इधर आएगा और फिर यहां से शूट आउट हो जाएगा, फिर यहां जाके रुकेगा एक जगह पर, और ये ऐसे करके मूव करता रहेगा। सो द मोशन विल बी ऑसिलेशन। ऑसिलेट करेगा, ये रिंग के बीच में से जाएगा, फिर उस तरफ चला जाएगा चार्ज, फिर उसको रिंग अट्रैक्ट कर लेगी, फिर वो मिडिल में से शूट आउट कर जाएगा, फिर वो दूसरी जगह जाके रुकेगा, एंड इट विल कंटिन्यू ऑसिलेटिंग। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेशन में एसेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, 11th क्लास। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं a बाई एक्स को लिख सकता हूं, दैट इज K Q0 अपॉन m एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल T, तो वो हो जाएगा रूट ओवर K Q0 अपॉन m एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और टाइम पीरियड निकल आएगा इसमें से। तो दैट मीन्स हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बट हमको सिर्फ इतना याद रखना है बेसिकली कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी रिमेम्बर्ड, ये हमारे सिलेबस में। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस को लेके कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं।